लोग आपसे मीटिंग करने आ रहे थे, पब्लिक मीटिंग भी चल रही थी। अब तक कितनी पब्लिक मीटिंग्स हो चुकी हैं? ग्रामीण समस्याएं अलग तरीके की है, शहरी समस्याएं अलग तरीके की है। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई, बतौर उम्मीदवार थे आप, जी, तो आपने चिंता जाहिर की थी कि शहर में सुरक्षा नहीं है। कांग्रेस बहुत सारी समस्याएं न केवल गंगानगर इलाका, बीकानेर संभाग, बल्कि राजस्थान के लिए छोड़ करके चली गई। जी उस वक्त जो स्थिति थी और वर्तमान में जो स्थिति है, जी आप उसका यदि आंकलन करेंगे तो नशे के व्यापार पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगी है। अब नशे का व्यापार करने वालों का पीछा सरकार नहीं छोड़ेगी, पुलिस प्रशासन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यूपीएस ये सब बरामद हो गए हैं और उनको हमने सीए के पास ऑडिट के लिए दे दिया है। नगर विकास न्यास हो चाहे वो नगर परिषद हो, उनको इस बात के लिए पाबंद किया गया कि जो नाले सफाई नहीं हुई या सफाई के नाम पर केवल मात्र खाना पूर्ति की गई, जी उन सबको मैंने अपनी देखरेख में, अपने द्वारा बनाई गई एक कमेटी की देखरेख में जी सफाई करवाया। चंद लोगों के कारण किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उन चंद लोगों के अतिक्रमण को तोड़ने में कोई बुराई नहीं है। यदि 10-10 फुट तक सिल्ट जमी होगी तो वो पानी बाहर ही आएगा। एलएनटी को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। जनता एलएनटी से परेशान नहीं हो। पंजाब में पानी की हमारी नहर से चोरी भी हो रही है, तो किसानों को अब हम अपने हिस्से के पानी से वंचित नहीं रहने देंगे। ये राजस्थान सरकार की भी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है, माननीय सिंचाई मंत्री जी की भी मंशा है और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायकों की भी। आप सभी जानते हैं गंगानगर में कैंसर के मरीजों की संख्या सारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अधिक है। केमिकल वेस्ट जी और इंडस्ट्रियल वेस्ट जी हमारी गंगा नहर में डाल रहा है। उसके लिए जब समुचित रकम की व्यवस्था कर दी गई है तो फिर पंजाब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? पब्लिक आडियो न्यूज़ देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप ਧੀਮਾਨ ਤੇ बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੀਪ ਬਿਹਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, जय श्री राम। जयदीप जी, सबसे पहले तो 6 महीने हो गए हैं इलेक्शन हुए जी, और उसके बाद सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि 6 महीने का ये जो कार्यकाल था आपका कैसा रहा? पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल है, अभी शुरुआती कार्यकाल है जी। गंगानगर को 3 बार आचार संहिता लगी। जी पहले मुख्य चुनाव थे, उसके बाद करणपुर का उपचुनाव हुआ जी। उसके बाद नगर परिषद सभापति का जो चुनाव हुआ वो आचार संहिता लगी। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी। लेकिन इस दौरान भी राज्य सरकार ने और स्थानीय विधायक ने जनता के हित के जो भी कार्य थे उनको करने में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। जी हम लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के दुख सुख में उनके साथ रहे और शहर के विकास के लिए जो भी कार्य करने थे जिनमें आचार संहिता आड़े नहीं आ रही थी, हमने वो काम किए। अच्छा, आज लोग आपसे मीटिंग करने आ रहे थे, पब्लिक मीटिंग भी चल रही थी। अब तक कितनी पब्लिक मीटिंग्स हो चुकी हैं? हमने विधायक सेवा केंद्र के नाम से कार्यालय खोल रखा है। जी। विधायक सेवा केंद्र का मतलब आम जनता की सेवा के लिए सदैव उपलब्ध रहना। जी। लोग बाग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जी। ग्रामीण समस्याएं अलग तरीके की है, शहरी समस्याएं अलग तरीके की है। तो जो भी विभाग जिससे कि जनता थोड़ा बहुत तकलीफ भुगत रही है, उसके लिए हम तुरंत प्रभाव से उस विभाग के प्रमुख से बात करते हैं। जी। चाहे वो SC PHED हो, चाहे वो SC इरिगेशन हो, चाहे पुलिस विभाग हो या जिला कलेक्टर कार्यालय से संबंधित, जी, पंचायत समिति संबंधित जो भी कार्य है, हम उस विभाग से बात करके समस्या का तुरंत निदान करवाते हैं। जी। अच्छा, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई, बतौर उम्मीदवार थे आप, जी,
तो आपने चिंता जाहिर की थी कि शहर में सुरक्षा नहीं है, रात को कई जगह काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जहां महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। नशों को लेकर आपने काफ़ी ज़्यादा चिंता जाहिर की थी और आपने कहा था कि जो प्रशासन है उस पर भी बदलाव करने की आवश्यकता है। तो क्या अभी इन सब बातों पर आपने कार्य किए हैं? कांग्रेस बहुत सारी समस्याएं न केवल गंगानगर इलाका, बीकानेर संभाग, बल्कि राजस्थान के लिए छोड़ करके चली गई। जी। गंगानगर नशे से कांग्रेस के समय से त्रस्त रहा। उस वक्त जो स्थिति थी और वर्तमान में जो स्थिति है, जी। आप उसका यदि आकलन करेंगे तो नशे के व्यापार पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगी है। पहले नशा खुलेआम बिकता था, लेकिन आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन ने नशे के व्यापारियों पर बड़ी सख्त कार्रवाई की और कुछ जो व्यापारी बड़े थे, जी। नशे के बरसों बरस से मेन सप्लायर चले आ रहे थे, उन लोगों के घरों को भी नेस्तनाबूद किया है। जी। ये नशे के व्यापारियों के लिए तो एक सूचना थी कि आप इस काम को नहीं करेंगे। जी। यदि करेंगे तो हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। क्यों? नशा सामाजिक जीवन पर पहला प्रहार करता है। इससे हमारी युवा पीढ़ी काम करने की बजाय नशे की आदी होती जा रही थी। जी। तो पुलिस प्रशासन की निस्संदेह ये कार्रवाई सराहनीय थी। नशे के व्यापारियों के लिए एक सूचना थी और आम जन के लिए एक संतोषप्रद बात थी कि अब नशे का व्यापार करने वालों का पीछा सरकार नहीं छोड़ेगी, पुलिस प्रशासन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जी। एक जिम्मेदारी तो आप निभा ही रहे हैं विधायक के तौर पर, दूसरी जिम्मेदारी आप पर आई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की। उसके बारे में ज़रा खुल के बताएं कि क्या आपका विजन है उसको लेकर? आरसीए में अब एक एडहोक कमेटी बनी हुई है। जी। एडहोक कमेटी का कन्वीनर मेरे को बनाया गया है। एडहोक कमेटी का मुख्य उद्देश्य गलत तरीके से जो जिला क्रिकेट एसोसिएशन बना करके कांग्रेस राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर हावी होना चाह रही थी, उसको रोकना। जी। उसके अलावा जिला राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जी। बड़ी भारी मात्रा में फंड इवेजन का मामला चल रहा था। चौक के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नया स्टेडियम बन रहा है। जी। उस स्टेडियम में निर्माण के नाम पर भारी अनियमितता हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य है उस अनियमितताओं को पकड़ना। जी। और जो नाजायज़ तरीके से क्रिकेट एसोसिएशंस बनी हुई थी उनमें भी सुधार लाना था। जी। तो अब ये सुधार नियमित प्रगति पर है। एडहोक कमेटी अपना काम बड़ी ईमानदारी और बड़ी सफल तरीके से कर रही है। जी। तो अब निकट भविष्य में जो बातें पर्दे के नीचे थी, ये बातें अब उभर करके सामने आ जाएगी। जी। एडहोक कमेटी को आरसीए के लैपटॉप, कंप्यूटर्स, यूपीएस ये सब बरामद हो गए हैं और उनको हमने सीए के पास ऑडिट के लिए दे दिए है। जी। तो अब बड़ी जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीतिक जीवन की है, गंगानगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मेरे को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना है। नशे की समस्या का हम पहले भी आपसे जिक्र कर चुके हैं कि नशे की समस्या का समाधान अब धीरे धीरे हो रहा है। जी। कारण जो बातें जड़ जुमा चुकी हैं उनमें सुधार लाने के लिए कुछ समय लगेगा। जी। दूसरा, गंगानगर पानी की निकासी से बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त था और उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था कि शहर के नालों की व्यवस्थित तरीके से पिछले 10 सालों में कतई सफाई नहीं हुई। जी। उन नालों को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया गया और स्थानीय प्रशासन, चाहे वो यूआईटी हो या नगर विकास न्यास हो, जी। नगर विकास न्यास हो चाहे वो नगर परिषद हो, उनको इस बात के लिए पाबंद किया गया
कि जो नाले सफाई नहीं हुए या सफाई के नाम पर केवल मात्र खाना पूर्ति की गई जी, उन सब को मैंने अपनी देखरेख में, अपने द्वारा बनाई गई एक कमेटी की देखरेख में जी, सफाई करवाया है। अब क्योंकि ये सारा काम निरंतर तरीके से चल रहा है, कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर के जी, नगर विकास न्यास या नगर परिषद ने जो अतिक्रमण थे नालों के ऊपर जी, उनको नहीं तोड़ा, लेकिन कोई भाई भतीजावाद को हमने ध्यान में नहीं रखा और उन सब को समानांतर तरीके से जी, सारा समानता का भाव लाते हुए जी, क्यों सारे शहर की व्यवस्था चंद लोगों के कारण बाधित हो, ये काम हम नहीं होने देंगे। जी, जहाँ हजारों लोगों की समस्याएं चंद लोगों के कारण रुकी हुई है या हजारों लोग चंद लोगों के कारण किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उन चंद लोगों के अतिक्रमण को तोड़ने में कोई बुराई नहीं है। जी, उनको तोड़ करके हमने नालों की सफाई करवाई है। अब मेरे को ये उम्मीद है कि बारिश के आने से कारण 12-12, 13-13 फुट जो गहरे नाले थे जी, उनमें 10-10 फुट तक सिल्ट जमी हुई थी। यदि 10-10 फुट तक सिल्ट जमी होगी तो वो पानी बाहर ही आएगा, जी, पानी का भाव नहीं होगा। एसटीपी निरंतर अपना काम कर रही है, एसटीपी तक पानी पहुंचने की समस्या थी। जी, अब बरसात आएगी तो शहर में पानी का भराव नहीं होगा, कारण नालों की सिल्ट को निकाल दिया गया है। जी, तो अब ये भी बड़ी भारी समस्या थी शहर के लिए, जिसको हम बरसों बरस से भुगत रहे थे, जी, लेकिन अब उस समस्या से शहर को सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, तीसरा, एलएनटी इस शहर की दुर्व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार थी। एलएनटी के अधिकारियों के साथ नगर विकास न्यास और नगर परिषद के अधिकारियों को साथ में बिठा करके एक मीटिंग की गई, उसमें स्थानीय प्रशासन भी था। एलएनटी के अधिकारियों को इस बात के लिए ताकीद कर दिया गया है कि आप पहले पीछे वाला काम पूरा करेंगे या जो काम करते जा रहे हैं उस काम को तुरंत उस स्थान की रिपेयर करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। जी, एलएनटी निरंकुश होकर के काम कर रही थी। कांग्रेस राज में क्या दबाव था, क्या राजनीति थी, ये हम नहीं जानते, लेकिन अब एलएनटी को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। जनता एलएनटी से परेशान नहीं होगी। जी, ये बड़ी भारी हमारी सोच थी, इसके ऊपर भी हमने काम किया। जी, आगे आप पूछेंगे नहरी पानी के लिए, जी, किसान नहरी पानी की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा त्रस्त था। नहरी पानी की व्यवस्था एससी साहब ने पंजाब गए, एससी साहब, जी, राजस्थान सरकार ने भी बात की जी, और पिछले दिनों में पानी पूरी मात्रा में किसानों को मिल रहा था, लेकिन इन दिनों में फिर पानी की समस्या का सामना हो रहा है। जी, मैं अभी 5-6 दिन जयपुर गया हुआ था, 9 तारीख से के बाद अब तक निरंतर मैं जयपुर था, लेकिन आज आया हूँ। जी, अभी किसान प्रतिनिधि भी मेरे से मिले थे। जी, नहर में पानी घटा है, जी, लेकिन पंजाब में पानी की हमारी नहर से चोरी भी हो रही है। जी, मैं यही बात आपसे करने वाला था। मेरी उस भी चोरी को रोक, चूंकि आज बकरीद की छुट्टी है, जी, कल मैं इस हिसाब से बात करूंगा। एक टीम बना करके, किसानों का तो ये कहना है भी हमारा 1000 क्यूसेक पानी चोरी हो रहा है, जी, जिससे कि पूरा पानी गंगानगर नहीं पहुंच पा रहा। एक टीम बना करके पटरी फिर पंजाब में भेजी जाएगी और वो टीम जो है वो इस बात का निरीक्षण करेगी कहाँ कहाँ पर पानी चोरी हो रहा है। जी, जहाँ जहाँ से पानी चोरी हो रहा है वहाँ से उनके पाइप निकलवाए जाएंगे। एफआईआर की जरूरत पड़ी तो एफआईआर करवाई जाएगी। पंजाब सरकार से बात करने की जरूरत पड़ी तो पंजाब सरकार से भी राजस्थान सरकार को अवगत करवा करके बात की जाएगी। जी। तो किसानों को अब हम अपने हिस्से के पानी से वंचित नहीं रहने देंगे। ये राजस्थान सरकार की भी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है, जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी की भी मंशा है और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायकों की भी यही मंशा है कि हम पानी की समस्या से बिल्कुल भी पंजाब को मनमानी नहीं करने देंगे। जी। बीते दिन आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए जी। तो क्या क्या विषय आप लेकर गए थे? आने वाले समय के लिए क्या कुछ प्लान है? आने वाले समय के लिए जी, मिनी सेक्रेट जो काफ़ी समय से लंबित पड़ा है उसको बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया। आप सभी जानते हैं गंगानगर में कैंसर के मरीजों की संख्या सारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अधिक है। इसका मूल कारण पंजाब से गंगा नहर में जो पानी आ रहा है, जी, पंजाब अपना सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल
उसके अंदर डालता है। इसके लिए पहले भी काफ़ी बार बातें हो चुकी है, बीच बीच में कभी कभी पंजाब इसमें सख्त हो जाता है। हालांकि तत्कालीन जल संसाधन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से भी बात हुई थी जी। उन्होंने भी ये बताया कि 600 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को एसटीपी लगाने के लिए मंजूर कर दिया गया है। इस बात को जब अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले यहाँ आए थे, उनसे भी मिले थे, पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, उन्होंने भी कहा था। लेकिन उन 600 करोड़ रुपए से उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, इसके बारे में जानकारी समय समय पर चुनाव होते रहे, इसलिए नहीं ले पाए। लेकिन अब हम इस काम के पीछे भी लगेंगे कि पंजाब से केमिकल वेस्ट ना आए, केंद्र सरकार तक भी जाना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम केंद्र सरकार तक जाएंगे कि जो पंजाब केमिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारी गंगा नहर में डाल रहा है, उसके लिए जब समुचित रकम की व्यवस्था कर दी गई है तो फिर पंजाब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कैंसर के मरीजों की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन किया गया है कि स्थानीय मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त स्थान है जी, और पीपीपी मोड पे ये कैंसर कॉलेज बनेगा, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। तो आप गंगानगर में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाइए। हर छोटे काम के लिए गंगानगर के मरीज को कैंसर के इलाज के लिए बीकानेर भागना पड़ता है। और आज भी आप देखिए बीकानेर में श्री गंगानगर से जाने वाले कैंसर के मरीज सबसे ज़्यादा हैं जी। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है इन दोनों विशेष कामों के लिए, और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अपनी सहमति भी दी है जी। तो और उसके बाद मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से भी मिला, उनको भी मैंने अपना प्रपोजल दे दिया, और कमिश्नर चिकित्सा जी सुब्रा सिंह जी भी वहाँ मौजूद थी, उनके सामने ये बात हुई। तो इस पर सरकार अब चिंतन करेगी। अब चूंकि 3 तारीख से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, इस बात को मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी के आगे रखूंगा, और गंगानगर में कैंसर हॉस्पिटल बनेगा जी। जैसा मैंने आइडिया लिया, लगभग 50 करोड़ की लागत है। यदि ये पीपीपी मोड पे बनता है तो 70% की राशि केंद्र सरकार देगा जी, 30% की राशि राजस्थान सरकार को देनी है। तो राजस्थान सरकार 30% की राशि देने में कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। 50 करोड़ की राशि में या 60 करोड़ की राशि में 15 से 20 करोड़ रुपए की राशि बनती है। 15-20 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो सरकार गंगानगर की इस मुख्य समस्या को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र इस पे अपनी एनओसी जारी कर देगी, और गंगानगर में ये कैंसर हॉस्पिटल आवश्यक रूप से बनेगा जी। बिहानी जी, आखिरी सवाल, इंडस्ट्री और रोजगार को लेकर भी कुछ प्लान्स हैं आपके? इंडस्ट्री को लेकर के मैंने माननीय उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी से बात की। उनको मैंने निवेदन किया कि गंगानगर में पहले तिलम संघ चल रहा था, पहले कॉटन कम्प्लेक्स चल रही थी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। गंगानगर का किसान भी, चाहे वो नरमा कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो जी, या सरसों की समर्थन मूल्य की बात हो, इससे त्रस्त रहा है। तो यदि स्पिन फेड, कॉटन कम्प्लेक्स या और ये तिलम संघ चलेगा जी, तो इससे किसानों का बड़ी भारी मात्रा में गेहूं और नरमा कपास खरीद होगी। पुरानी आबादी में गवर्नमेंट की जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसको चालू करने के लिए भी मैंने निवेदन किया है। तो इससे प्रत्यक्ष रूप से फायदा किसानों को होगा, और मैं इसके ऊपर एक प्रपोजल तैयार करके इनको चालू करवाने में कहाँ समस्या है, कहाँ चालू होगी, तो अगले साल तक निसंदेह इनको चालू करवा करके मैं दम लूँगा जी जी। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, गंगानगर पंजाब से राजस्थान का प्रवेश द्वार है जी। डिवाइडर बने, लाइटें लगी, लेकिन सौंदर्यकरण के नाम पर गंगानगर में कुछ भी नहीं हो। 1 साल का समय लगेगा हमें। सारा हिंदुस्तान, सारी राजस्थान सरकार जी ये चाहती है कि ग्रीनरी हम सब के चारों तरफ रहे। ग्रीन कॉरिडोर के रूप में हम गंगानगर को बनाएंगे जी। आम नागरिक भी इस बारे में जागरूक है, पौधारोपण कर रहे हैं जी, जगह जगह पौधे लग भी रहे हैं। लेकिन जो गंगानगर का आउटर एरिया है, वहाँ तो हम हरे पेड़ों की ग्रीनरी लगाएंगे। शहर के अंदर ऑर्नामेंटल पौधों की ग्रीनरी का काम किया जाएगा।
एक विचार और दिमाग में है कि जैसा कि जयपुर बीकानेर में बुत बना करके सौंदर्यकरण को बढ़ावा दिया गया है जी। शहर के मुख्य मुख्य चौराहों पर, मुख्य प्रवेश मार्ग पर जी। गंगानगर की सुंदरता को दर्शाने के लिए ये भी व्यवस्था की जाएगी। पुराने मॉडल की जो ऊंची ऊंची लाइटें लगी हुई हैं जी। जिनकी लेंथ कम से कम 20 से 22 फुट है, उससे रोशनी का या प्रकाश का पूरा फैलाव नहीं हो पाता जी। तो उनको भी हम लाइटों को वहाँ थोड़ी ऑर्नामेंटल लाइटें लगाएंगे और छोटी करवाएंगे साइज में, ये जो कि 12 फुट के करीब होगी जी। तो अब 1 साल का समय लगेगा इस काम में, जब हमारे सारे फुटपाथ, सारे जो जितने भी सर्किल्स हैं जी। जितने भी चौराहे हैं, इन सबको ग्रीनरी से हम एकदम पूरा भर देंगे गंगानगर। और अब देखिए इंदौर हम गंगानगर को नहीं बना सकते, क्यों? इंदौर में या जयपुर में जी। या दिल्ली में ये बरसों बरस की मेहनत है, लेकिन एक परंपरा ऐसी डाल जाएंगे कि गंगानगर ग्रीनरी के नाम पर और सफाई के नाम पर अपने पथ पर स्वतः ही अग्रसर होगा। पर्यटन बढ़ेगा यहाँ पे, पर्यटन बढ़ेगा। साधुवाड़ी जो है वो पर्यटन का एक बड़ा शानदार स्थान है जी। सॉरी, साधुवाड़ी नहीं, शिवपुर हेड। शिवपुर हेड पर पर्यटन का बड़ा शानदार स्थान है। तत्कालीन जिला कलेक्टर वर्मा साहब थे जी। उन्होंने वहाँ शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह जी की मूर्ति की भी स्थापना करवाई, कुछ लोन्स भी डेवलप करवाए, लेकिन बाद में उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी जी। लेकिन अब उस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। शिवपुर हेड जो है वो साधुसर विधानसभा क्षेत्र है जी। साधुसर विधानसभा के एमएलए साहब से हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को आवेदन करेंगे वहाँ पर पर्यटन, ताकि वहाँ पर्यटन बढ़ने से बॉर्डर देखने जाने वाले लोग भी और शिवपुर हेड पर जीवनदायिनी गंगा कैनाल का जो हेड बना हुआ है जी। उसको देखने के लिए भी सैकड़ों लोग जाते हैं। और जब वहाँ टूरिज्म डेवलप हो जाएगा तो स्कूल के बच्चे भी वहाँ जाएंगे कि न केवल एक टूरिस्ट प्लेस बनेगा बल्कि एजुकेशनल प्लेस भी बनेगा जी। बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो कि कृषि आधारित है जी। और उस कृषि आधार की रीढ़ क्या है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी जागरूकता का एक माध्यम है जी। तो इससे वहाँ आवागमन बढ़ेगा, लोगों के पांव पड़ेंगे, वहाँ रोजगार भी उत्पन्न होगा जी। ये हमारी आगामी प्लानिंग है और इसको देखते हुए निकट भविष्य में सख्त से सख्त और सकारात्मक जी। ये दोनों कदम लिए जाएंगे। जी। बिहानी जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜੈਦੀਪ ਬਿਹਾਣੀ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੱਤਾ ਦੰਗਲ ਸਿਰ ਪਬਲਿਕ ਆਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।